हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। मैया सम्मान योजना की राशि के लिए महिलाओं का इस दफ्तर से उस दफ्तर भटकना खत्म नहीं हो रहा है। जिन्हें राशि मिल रही है वह कह रही है कि जिए हेमंत सरकार, जिससे कि उनकी राशि हमेशा मिलती रहे। दूसरी ओर जिन्हें नहीं मिल रही है वह सरकार को कोस रही है, कह रही है कि यह सही नहीं है। देना है तो सबको राशि मिले, नहीं तो इस योजना को बंद कर दिया जाए। जानकारी के अनुसार समूचे झारखंड में 38 लाख से अधिक लाभुकों के खाते में राशि भेजी गई है। धनबाद जिले में 2,96,000 महिलाओं के खाते में राशि भेजी गई है। वहीं लगभग 75,000 महिलाओं के आवेदन में कुछ न कुछ गड़बड़ी होने की वजह से होल्ड पर रखा गया है। इनका सत्यापन होने के बाद राशि भेजने की बात कही जा रही है। बैंक अकाउंट में भी मिल रही विसंगतियां बताया जाता है कि कई महिलाओं के फॉर्म में दिए गए बैंक अकाउंट नंबर और ऑनलाइन अकाउंट नंबर अलग अलग मिले हैं। इस वजह से भी अकाउंट को होल्ड पर रखा गया है। लेकिन कुछ महिलाओं की यह भी शिकायत है कि उनका आवेदन पूरी तरह से सही है, फिर भी राशि नहीं पहुंच रही है। फिलहाल नए आवेदनकर्ताओं का फॉर्म लेने का आदेश नहीं है, इसलिए प्रखंड कार्यालयों में फॉर्म लिए नहीं जा रहे हैं। सोमवार को धनबाद के प्रखंड कार्यालय में महिलाओं की भीड़ लगी रही। पूरे दिन परिसर में गहमागहमी रही, लंबी कतार लगी थी। सोमवार को प्रखंड कार्यालय खुलने के पहले ही महिलाओं की लाइन लग गई थी। उनकी शिकायत थी कि उन्हें शुरू में तो राशि मिली, लेकिन उसके बाद पैसा आना बंद हो गया। झरिया में भी महिलाएं पहुंची थीं। वह भी जानना चाह रही थीं कि आखिर उनकी राशि खाते में क्यों नहीं आ रही है। भाजपा भी अब आंदोलन की राह पकड़ने की तैयारी में। इधर भाजपा अब मैया सम्मान योजना की राशि सभी को नहीं मिलने को आधार बनाकर आंदोलन की तैयारी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कहा है कि भाजपा इसके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव के पहले 56 लाख महिलाओं को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार बन जाने के बाद सिर्फ 38 लाख महिलाओं के खाते में योजनाओं की राशि भेजी गई है। बाबूलाल मरांडी पूछ रहे हैं कि हेमंत जी, बाकी महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है आपका? आखिर 18 लाख महिलाओं को। डुमरी विधायक जयराम महतो ने सदन में पत्रकारों के सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। विधानसभा में अपने भाषण में जयराम महतो ने कहा कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर झारखंड में प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मजीठिया आयोग का लाभ दिया जाए, साथ ही पत्रकारों को राज्य के टोल प्लाजा में टोल फ्री किया जाए। क्या कह गए जयराम महतो? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हर वर्ष यहां बंशीधर महोत्सव मनाया जाता है, परंतु विगत कुछ वर्षों से इस महोत्सव को और अधिक भव्य बनाने एवं महोत्सव का पैमाना बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने संकल्प लिया है। अब बंशीधर महोत्सव राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। देश दुनिया में यह महोत्सव अपना अलग स्थान बनाए, इस निमित्त हमारी सरकार ने इस महोत्सव को राजकीय महोत्सव के रूप में आयोजित करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सभी लोग इस महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इस पावन बेला पर आप सभी को राज्य सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गढ़वा जिला स्थित नगरोंतारी में आयोजित राजकीय बंशीधर महोत्सव 2025 को संबोधित करते हुए कही। राज्यवासियों के उत्थान तथा विकासात्मक कार्यों की रूपरेखा हो रही तैयार। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में हम राज्यवासियों के उत्थान तथा उनके विकास के लिए क्या क्या कार्य करेंगे, इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। इन कार्यों का बजटीय उपबंध विधानसभा सत्र के माध्यम से पारित कर राज्य सरकार अपना कार्य शुरू करेगी। इस निमित्त विधानसभा सत्र आहूत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके इस मैदान में मैं पहली बार नहीं आया हूं, कई बार आया हूं।
मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि आप लोगों ने हमें कभी निराश नहीं किया। आज आशीर्वाद के रूप में आप लोगों ने सरकार को मजबूत करने के लिए अपने बंशीधर नगर और पलामू प्रमंडल को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के पक्ष में दो दो विधायक चुनकर दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले इस प्रमंडल में बिजली नहीं मिल पाती थी। वर्ष 2013-14 में जब हम पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय पलामू प्रमंडल को बिजली से जोड़ने का काम किया था, तो वह मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में ही किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आधारभूत संरचना की बात करें तो हर ओर सड़क का निर्माण हो रहा है, उससे लोगों का आवागमन हो रहा है, कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। विगत 5 वर्षों में यहां जो बदलाव देखने को मिला, वह राज्य अलग होने के 20 से 22 साल तक देखने को नहीं मिला था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक सेक्टर में राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से नाराज लाभुकों के लिए खुशखबरी है। उन सभी लाभुकों के खाते में 3 माह की किस्त यानी 7,500 रुपए प्रति लाभुक ट्रांसफर करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने जिला स्तर पर पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू करने को कह दिया है। वैसे 18 मार्च को कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने भी सदन में कह दिया था कि अकाउंट के आधार लिंक्ड नहीं होने की वजह से लाभुकों को पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। इसके लिए कैबिनेट से स्वीकृति लेकर पैसे भेजे जाएंगे। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को 3 माह की किस्त 37,55,555 लाभुकों के खाते में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। होली से पहले सभी लाभुकों के खाते में 7,500 रुपए ट्रांसफर हो गए थे। लिहाजा लाभुकों ने जमकर होली खेली, लेकिन 19.06 लाख महिलाओं के खाते में राशि नहीं पहुंचने पर सरकार को गंभीर सवालों का सामना करना पड़ा। विपक्ष बार बार पूछ रहा था कि 6 जनवरी को 56,61,791 महिलाओं को 2,500 रुपए के हिसाब से दिसंबर का किस्त दिया गया था, लेकिन मार्च में 19.06 लाख महिलाओं के खाते में राशि क्यों नहीं गई? सूत्रों के मुताबिक 6 जनवरी को 2,500 रुपए की बढ़ी हुई राशि ट्रांसफर करने के दौरान विभाग को जानकारी मिली थी कि बड़ी संख्या में वैसे लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं जो पात्रता नहीं रखते हैं। गिरिडीह के एक कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने खुद कहा था कि बड़ी संख्या में पुरुष भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसी वजह से प्रखंड और अंचल स्तर पर संदिग्ध खातों की जांच चल रही थी। इसमें बड़ी संख्या में फर्जी लाभुकों के नाम काटे गए हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलेगी। फिलहाल जिनका बैंक खाता आधार से लिंक्ड था, उनको प्रोत्साहन राशि दे दी गई। एक अनुमान के मुताबिक करीब 18 लाख लाभुकों के खाते में जनवरी, फरवरी और मार्च माह की किस्त ट्रांसफर करने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज बुधवार केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात से झारखंड राज्य के विकास कार्यों के लिए केंद्रीय सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई, जो राज्य की समृद्धि और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। राजभवन, रांची द्वारा प्रकाशित राजभवन पत्रिका की प्रति राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेंट की। यह पत्रिका 31 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 तक राजभवन की विभिन्न गतिविधियों, महत्वपूर्ण आयोजनों और पहलों का संकलन है। पत्रिका के प्रधान संपादक राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन था। बुधवार को गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के लिए दी गई जमीन को लेकर सदन में जोरदार बहस हुई। सरकार ने इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए जांच कराने का आश्वासन दिया। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि एसपीटी अधिनियम के तहत जमीन बिक्री योग्य नहीं है। इस मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जो एसपीटी और एनर्जी पॉलिसी के उल्लंघन की समीक्षा करेगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने कहा कि इसकी जांच के लिए कमिश्नर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें उपसमाहर्ता रैंक के अफसरों को शामिल किया गया है।
कमेटी में कानून के जानकार के साथ जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस पर कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने तंज कसते हुए कहा कि हम समझे थे कि कुर्ता बदल गया तो कहीं टोन भी बदल गया होगा, लेकिन आपका टोन नहीं बदला। प्रदीप यादव ने सरकार से पूछा कि क्या भू अर्जन में शर्तों का उल्लंघन हुआ है? क्या अडानी को लाभ पहुंचाया गया है? एसपीटी का उल्लंघन हुआ है या एनर्जी पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है? इस पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। प्रदीप यादव ने रघुवर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि गोड्डा जिला एवं पौड़ैयाहाट अंचल में अडानी पावर लिमिटेड झारखंड द्वारा वर्ष 2017 से 2018 में स्थापित किया गया। तत्कालीन राज्य सरकार एवं अधीनस्थ पदाधिकारियों ने कंपनी के प्रभाव में आकर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 और अन्य कानूनी प्रावधानों का दरकिनार किया। उन्होंने दावा किया कि जमीन की कीमत रातों रात 46 लाख रुपए प्रति एकड़ से घटाकर पहले 3,25,000 रुपए और फिर 12,50,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड राज्य ऊर्जा नीति 2012 के शर्त थी कि राज्य के पावर प्लांट को 25% बिजली में प्राथमिकता से राज्य को देना अनिवार्य है, को दरकिनार कर पूरी बिजली बांग्लादेश को देने का एकरारनामा किया गया। एसपीटी एक्ट के प्रावधान के प्रतिकूल निजी कंपनी को जमीन अधिग्रहित कर दिया गया, जबकि एसपीटी पब्लिक पर्पस के लिए जमीन अधिग्रहण की अनुमति देती है। राजद यादव समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड सरकार के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव से विधानसभा मंत्री चैम्बर में मुलाकात की, जहां उन्होंने विगत दिनों नामकुम खटाल के जोरार बस्ती में हुई हिंसक झड़प को लेकर विस्तार से चर्चा की। वार्ता के दौरान मंत्री संजय प्रसाद यादव को बताया गया कि नामकुम थाना प्रभारी मनोज कुमार और डीएसपी अमर पांडेय पुलिस टीम के साथ खटाल परिवार के निर्दोष लोगों को परेशान करने के दृष्टिकोण से उन्हें अपराधियों की तरह धड़ पकड़कर धमकी दे रहे हैं, जिससे वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। विदित हो कि होलिका दहन के दिन जोरार बस्ती के आदिवासी समाज के लगभग 300 लोग नामकुम खटाल में घुसकर खटाल परिवार से मारपीट करने लगे और ईंट पथराव करने लगे। इस दौरान करीब दर्जनों यादव परिवार के लोगों का माथा फट गया और उन्हें गंभीर चोटें आईं। मौके पर जोरार बस्ती के सोनू मुंडा नामक व्यक्ति को धक्का मुक्की के दौरान गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान रिम्स अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वार्ता में सभी बातें को सुनने के बाद श्रम मंत्री संजय यादव ने इस विषय पर रांची के सीनियर डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा से दूरभाष पर बात कर बेकसूर लोगों को परेशान नहीं करने की बात कही और पुलिसिया कार्रवाई एकतरफा न कर निष्पक्षतापूर्ण कार्य करने की बात कही। वहीं वार्ता के दौरान एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने आश्वस्त किया कि निर्दोष लोगों को तंग नहीं किया जाएगा और न ही गिरफ्तार किया जाएगा। यादव समाज की ओर से मंत्री संजय यादव से कहा गया कि इस विषय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बात कर उन्हें इस स्थिति से अवगत कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा एकतरफा कार्रवाई करने पर बात होनी चाहिए, क्योंकि राज्य भर में इस घटना से संपूर्ण यादव समाज में काफी रोष व्याप्त है। वहीं राजद फर्जी मतदान और फेक वोटर आईडी पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का फैसला लिया है। अब देश के लोगों को अपनी वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के लिए अनुच्छेद 326 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1590 और संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार कार्रवाई करेगा। यूआईडीआई और भारत निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला है। देश के निर्वाचन आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ आज नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में केंद्रीय गृह सचिव, सचिव विधायी विभाग, सचिव मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सीईओ यूआईडीएआई और निर्वाचन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की। देश के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है। आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है। जानकारी के अनुसार जल्द ही चुनाव आयोग
और यूआईडीएआई के विशेषज्ञ आधार वोटर कार्ड लिंकेज पर तकनीकी परामर्श शुरू करेंगे। इसके बाद लिंक करने का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 50 की धारा 23(4), 23(5) और 23/6 के प्रावधानों के अनुसार तथा WP सिविल संख्या 177/2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ही किया जाएगा। तदनुसार यूआईडीएआई और निर्वाचन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला है। खूंटी के डीआरडीए स्थित सभागार में बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग, विकास शाखा और अन्य विभागों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में डीडीसी श्याम नारायण राम ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने 15वें वित्त आयोग के तहत कर्रा में बहुउद्देशीय भवन, इंडोर स्टेडियम, स्वास्थ्य केंद्र अड़की सहित अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। संबंधित अभियंता को बीडीओ के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कहा। विशेष शाखा द्वारा संचालित कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्माणाधीन योजनाओं का धरातल पर निरीक्षण कर जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। इसमें बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्रा का जीर्णोद्धार कार्य पूरा कर लिया गया है। डीडीसी ने पेरवाघाघ में चल रहे विकास कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करने के लिए कहा। वहीं रनिया प्रखंड में होने वाले वाटरशेड यात्रा को सफलतापूर्वक आयोजित करने का निर्देश दिया। बैठक में डीडीसी ने मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिन रोजगार गारंटी, मजदूरी भुगतान, श्रमिकों के बैंक खाते खुलवाने सहित अन्य विषयों की समीक्षा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवास का निर्माण जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी दीपेश कुमारी, परियोजना निदेशक आईटीडीए आलोक शिकारी कच्छप सहित विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आदि उपस्थित थे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को प्रभारी मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि हर राज्य में पथ परिवहन निगम घाटा में चल रहा है। सभी राज्यों के राज्य पथ परिवहन का अध्ययन के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। विधायक राजेश कच्छप की ओर राज्य में पथ परिवहन निगम के गठन को लेकर उठाए गए सवाल पर मंत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर नागरिक को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। राज्य परिवहन प्राधिकार की ओर से अंतर्राज्यीय एवं अन्य राज्यों के बीच तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार राज्य के अंदर यातायात की सुगमता के लिए निजी वाहन स्वामियों को सवारी गाड़ी के परिचालन के लिए परमिट देता है, जिससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। मंत्री ने कहा कि सुदूर ग्राम पंचायतों को प्रखंड स्तर से लेकर जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 अधिसूचित की गई है। इस योजना के तहत अब तक कुल 601 ग्रामीण मार्गों को अधिसूचित किया गया है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के जिलों के लिए 37 बस, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के जिलों के लिए 33 बस, कोल्हान प्रमंडल के जिलों के लिए 20 बस, पलामू प्रमंडल के जिलों के लिए 20 बस और संताल परगना प्रमंडल के जिलों के लिए 17 बसों को परमिट निर्गत किया गया है। राशन कार्ड को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग सख्त हो गया है। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को घर घर जाकर राशन कार्ड धारियों के प्रत्येक सदस्य का ई-केवाईसी करना है। विभाग ने साफ कर दिया है कि जिसका भी ई-केवाईसी पूर्ण नहीं होगा उसका नाम राशन कार्ड से डिलीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन लोगों को भी केवाईसी किया जाना है जो राज्य से बाहर रहते हैं। पीला व गुलाबी कार्डधारियों के लिए जरूरी खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से ई-केवाईसी कराना आवश्यक बताया गया है। विशेषकर पीला व गुलाबी कार्डधारियों के लिए यह अति आवश्यक है। इसको लेकर 20 मार्च तक सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को उन लाभुकों की सूची उपलब्ध करा देना है। इसके बाद 21 से 27 मार्च तक घर घर जाकर कार्डधारी के प्रत्येक सदस्य का ई-केवाईसी करना है।
यदि ई-केवाईसी पूरा नहीं होता है तो कार्डधारी को राशन नहीं मिल पाएगा और संभवतः उनका कार्ड रद्द भी कर दिया जाए। डीसी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में कल यानी 19 मार्च को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला के सभी 7 विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी एवं मान्यता प्राप्त विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभावार मतदाताओं की संख्या, हाई राइज बिल्डिंग, अपार्टमेंट में अवस्थित मतदान केंद्र, ईपिक वितरण, मतदान केंद्रों के रैशनलाइजेशन, नए मतदाताओं की अहर्ता तिथि, फॉर्म 6, 7 एवं 8 आदि से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि रांची जिला में कुल मतदाताओं की संख्या 26,22,429 है। इनमें महिला मतदाता 13,21,673 एवं पुरुष मतदाता 13,06,87 हैं, जबकि थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 69 है। जिला के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों की संख्या 2,787 है। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक के दौरान फॉर्म 6, 7 एवं 8 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सभी को अलग अलग प्रपत्रों के लिए आवश्यक दस्तावेज की जानकारी प्रदान की गई। उन्हें बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नए मतदाताओं के लिए वर्ष में 4 अहर्ता तिथि निर्धारित की गई है, जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को है। 1 अक्टूबर है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा योग्य नागरिकों को अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए जागरूक करने को कहा गया। उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारियों को कहा कि मतदाता सूची से नाम विलोपित करने में सतर्कता बरतें और इसकी उचित मॉनिटरिंग करें। ईपिक के वितरण के संबंध में सभी राजनीतिक दलों को बताया गया कि भारतीय डाक विभाग द्वारा ईपीआईसी का वितरण किया जा रहा है। जिन कार्ड का वितरण नहीं हो पाया है, उन्हें बीएलओ के माध्यम से वितरित कराया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा एंड डिलीवर्ड ईपिक की सूची की प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश सभी एरो को दिया गया। चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र ईपीआईसी को आधार से जोड़ने के फैसले पर एक अहम कदम बढ़ाया है। मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह पूरी प्रक्रिया संविधान और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होगी। चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 50 की धारा 23(4), 23(5) व 23(6) के तहत की जाएगी। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले को उद्धृत करते हुए दोहराया कि आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में पंजीकृत रहें। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया, मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही मिल सकता है। आधार केवल व्यक्ति की पहचान प्रमाणित करता है, नागरिकता नहीं। इसलिए इस प्रक्रिया को पूरी तरह कानूनी दायरे में रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही आगे बढ़ाया जाएगा। चुनाव आयोग और आधार प्राधिकरण यूआईडीएआई के तकनीकी विशेषज्ञ इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आपसी समन्वय से काम करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि नागरिकों की जानकारी गोपनीय बनी रहे और किसी भी प्रकार की गलतफहमी न उत्पन्न हो। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव सुधारों की गति को तेज करने के लिए कई कदम उठाए हैं। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल 2025 तक इस प्रक्रिया पर अपने सुझाव देने को कहा है। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2025 तक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों
जिला निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ व्यापक बैठकें आयोजित की जाएंगी।